अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सुमेरा अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस एचडी के साथ। इस शो में हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की, आपकी ब्यूटी की और आपकी ओवरऑल वेलनेस की। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुस्कुराना सुन्नत है। क्यों मुस्कुराना सुन्नत है? क्योंकि इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बट जब आप मुस्कुराते हैं तो आप अंदर से भी अच्छा फ़ील करते हैं और आपके आसपास भी लोग पॉजिटिव फ़ील करते हैं। तो अपनी मुस्कुराहट का ख्याल रखने के लिए दांतों का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। और दांतों का ख्याल रखते हैं तो आपकी सेहत भी अच्छी रहती है, क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं ऑब्वियसली डाइजेशन का जो सिलसिला शुरू होता है वो दांतों से शुरू होता है। और अगर दांत हेल्दी नहीं होंगे तो हमारी ओवरऑल हेल्थ भी मुतासिर होगी। और जब हेल्थ मुतासिर होती है तो कोई भी खुश नहीं रहता, कोई भी फिट और हिट नहीं रहता। तो हमें है आपकी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल और आपकी फ़िटनेस का भी बहुत ज़्यादा ख्याल। इसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने दावत दी है डॉक्टर मोइज़ सिद्दीकी को, जो कि बहुत अरसे से और बहुत टाइम से लोगों की मुस्कुराहट का भी ख्याल रख रहे हैं, लोगों की हेल्थ का भी ख्याल रख रहे हैं और उनको पेनफुल दांतों की कंडीशन से भी बचा रहे हैं। उनको बहुत साल का तजर्बा भी है और बहुत सारे लोग उनसे शिफायाब भी हो चुके हैं। तो आज मिलेंगे हम डॉक्टर मोइज़ से और करेंगे बहुत सारी डेंटल हेल्थ पर और दांत से जुड़े जितने भी अमराज हैं, जितने भी मसाइल हैं, उनका हल निकालने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोइज़ सिद्दीकी, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है डेंटल इश्यूज़ के हवाले से, और बहुत ही कॉमन मसले होते हैं उस पर भी डिस्कशन होगी और उन मसलों पर भी इंशाल्लाह डिस्कशन होगी जो कि रेयरली हमें पता नहीं होता और वो चीज़ें कॉज कर रही होती हैं पेन के लिए भी, और हेल्थ भी हमारी जो डेंटल हेल्थ होती है उस पर भी मुतासिर हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप डेंटल पेन के हवाले से नाज़रीन को बताएं कि जो सडन और बहुत ज़्यादा शार्प पेन होता है, ऐसे में पेशेंट्स को क्या करना चाहिए, बेसिक वजूहात क्या हो सकती हैं, इस बारे में आप थोड़ी सी डिस्कशन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होता ये है कि डेंटल पेन जो होता है वो होता ही दांत में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गया है। ओके। अच्छा, होता क्या है कि हम लोग दांत में दर्द हुआ, हालांकि वो जो दांत में पहली दफ़ा दर्द होता है एक अलार्म होता है कि अब आप इस दांत का इलाज करवा लें। तो क्योंकि इलाज उसका होता है और बहुत ज़रूरी भी है। अब हम लोग क्या करते हैं कि स्टोर पे गए, मेडिकल स्टोर पे गए, वहाँ से मेडिसिन ले ली और जाहिर सी बात है वो दवाएं तो जो अल्लाह ताला ने उसमें सलाहियत रखी दवाओं में वो तो दर्द तो कम करेंगी। वो दर्द उस वक्त ख़त्म हो जाता है, फिर दोबारा होता है। तो होता ये है कि जब भी दांत में दर्द हो, बेसिकली तो हमारे यहाँ तो फार्मूला ये है इस्तेमाल होता है कि कंसल्ट योर डेंटिस्ट बिफोर द पेन स्टार्ट। अच्छा, कोई कहेगा भी पेन स्टार्ट नहीं हुआ है तो हम डेंटिस्ट के पास क्यों जाएं? लेकिन होता क्या है कि जब हम प्रॉपरली ट्वाइस अ डे ब्रश करते हैं ना, तो हमें ब्रश करते वक्त वो हमारे दांत नज़र आते हैं आईने में कि, और हमें पता पड़ जाता है। और पता पड़ता ज़रूर है कि इस दांत में कुछ होने वाला है, क्योंकि वो स्लोली थोड़ा सा दर्द करता है। तो सडनली बहुत तेज़ दर्द तो वो बहुत एक आगे जाके होता है जी। तो होता है क्या, अगर हम अपने दांतों की हिफाजत कर लें और अगर दर्द हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाएं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, डेंटिस्ट सबसे पहले आपको क्लिनिकली उसको मुआयना करेंगे कि उनको अगर सीन हो गया, दिख गया कोई कैविटी या कोई कैरीज दिख गया, कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया तो ठीक है। अगर आइस से देखने से नज़र नहीं आया तो फिर डॉक्टर सीधा जो है रेडियोग्राफ की तरफ जाएंगे, एक्सरे करेंगे। एक्सरे हमारे यहाँ जो है क्लिनिक पे इंट्राओरल अवेलेबल होता है। तो हमने फ़ौरन विद इन मिनट्स हमने वो कर लिया, एक्सरे लिया। एक्सरे में सब आ जाता है कि दांत में इंटरनली क्या इश्यूज हैं, बिल्कुल आ जाता है। फिर उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल डॉक्टर कहता है आपसे कि मेजॉरिटी में दांतों की जो दर्द की दो वजह होती हैं, या तो पेरोडेंटल प्रॉब्लम हो जाए, कोई दांतों की जो हड्डी ने दांत को सपोर्ट किया हुआ है उसके में कोई प्रॉब्लम आ जाए, या पेरोडेंटल लिगामेंट्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर दर्द होगा। अच्छा, वो प्रॉब्लम क्यों आता है? टार्टर जमा होने की वजह से, जो कैलकुलस जमा हो जाते हैं लोगों मोटे मोटे से, इससे ये प्रॉब्लम आ सकता है। या कोई चीज़ चुभ गई हो, लग गई हो मुंह में खाना खाने में, एक तो ये हो गया, ये कम होता है। ज़्यादातर होता है कैरीज होती है, कैरीज होकर उस मुकाम तक, जगह तक पहुँच जाती है जहाँ तक अल्लाह तबारक तआला ने इस दांत के पल्प को ढका हुआ है, जहाँ बैरियर्स हैं बेसिकली। जी हाँ, बस वो बैरियर्स जब भी थोड़ा सा क्रॉस कैरीज नीचे जाएगी अब पेन होगा। उस पेन का क्या होता है, जो पेन हो जाता है, जो कैरीज होने के बाद, ये जो है बहुत ही सीवियर किस्म का होता है, आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो उस वक्त फिर ये डेंटिस्ट के पास आते हैं। तो फिर जब डेंटिस्ट के पास आते हैं तो फिर वो उसका ट्रीटमेंट होता है।
तो यह है कि बस वो डेंटिस्ट के पास जब भी दर्द थोड़ा सा ही शुरू हो तो फ़ौरन जाना चाहिए, ताकि मामलात उस हद तक ना पहुँचें कि फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा यानी पेनफुल हो जाए। कंट्रोल करने की जब इस्तिताअत होती है तो इंसान को कंट्रोल यानी उसी स्टेप पर मेडिकल और डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए जहाँ के वो हेल्प कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जब मामलात आगे बहुत बढ़ जाएंगे तो उसको सॉल्व होने में भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और टाइम लगता है। सो डॉक्टर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ऑब्वियसली जब ये पेन्स वगैरह स्टार्ट होते हैं, आपने बताया प्रॉपर हाइजीन ना होने की वजह से या गलत अगर टूथ पिक कर रहे होते हैं, और टूथ पिकिंग की आदत बहुत ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है, तो इन चीज़ों की वजह से होती है। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि किस तरह से वो ओरल हाइजीन यानी डेंटल हाइजीन वो किस तरह से मेंटेन करें? कोई एक प्रॉपर उनको तरीका बता दें। अच्छा, बेसिकली बात यह है कि अगर हम लोग ट्वाइस अ डे प्रॉपर तरीके से किसी भी पेस्ट से अगर ब्रश करते हैं तो हो ही नहीं सकता कि कोई किसी का दांत ख़राब हो। ओके। देखिए, अगर हम अपने घर की सफाई नहीं करेंगे तो दूर से नज़र आएगा कि भाई आज घर में मासी ने सफाई नहीं की सही से। ऐसे यही औरतों को तो ये रोना बहुत होता है। अच्छी मिसाल दी आपने। तो बहुत रोना यही होता है घर में। हम जब अपने दांतों की सफाई करते हैं तो फूड पार्टिकल्स जो दांतों के दरमियान में कुदरत ने जो स्पेस रखा हुआ है उसमें अगर रुकेंगे भी ब्रश से निकल जाएंगे। और ब्रश करने का तरीका होना चाहिए आफ्टर डिनर और आफ्टर ब्रेकफास्ट, सुबह नाश्ता करने के बाद। नाश्ता करने के बाद? यस। ओके। सुबह नाश्ता करने के बाद, रात को खाना खाने के बाद, यानी बेड टाइम ज़रूर ब्रश करें। हम जब रात को खाना खा लेते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, तो हमारी जो ओरल कैविटी है ये एक डार्क रूम बन जाता है। क्योंकि मेजॉरिटी में जो लोग होते हैं वो मुंह बंद करके सोते हैं। कोई एक आध केस ऐसा होता है 100 में से कि जो मुंह खोल के सोते हैं। तो मुंह बंद करके जब सोते हैं तो ये डार्क रूम बन जाता है और इस तरह के हमारे वो जो मुंह में चीज़ें होती हैं ऐसे सड़ती हैं, वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। बैक्टीरियाज मल्टीप्लाई ऐसे होते हैं जैसे किसी बंद बर्तन में गर्मी में दाल सड़ जाती है। यही बिल्कुल स्मेल भी ऐसी होती है। क्योंकि हम तो पेशेंटों को देखते हैं ना कि रात भर तकलीफ में था, सोता रहा, सुबह उठ के हमारे पे इमरजेंसी में आ गया। अब हम जब देखते हैं क्या डील करना पड़ता है, तो फिर हम मास्क, एक जो मास्क लगाए तो उस पर भी हमें बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन करना पड़ता है। तो अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से अपने मुंह की सफाई करें तो हो ही नहीं सकता कि हमारे दांत ख़राब हों। और उसकी मिसालें बहुत हैं। मैं ख़ुद भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे घर के जो बच्चे हैं या मेरे जो, क्योंकि हमारे तो फील्ड यही है, तो उसके अलावा जो और भी लोग हैं जो सफाई करते हैं वो इस प्रॉब्लम में नहीं आते। अच्छा, एक अभी जो आपने बात की थी टूथपिक की, आप यकीन कीजिए टूथपिक इतनी ख़तरनाक चीज़ है। पहली बात तो ये टूथपिक जो है ना पढ़े लिखे लोगों में नहीं है अभी तक। ये जो ऐसी जेंट्री होती है जो अनपढ़ होते हैं या फिर मतलब कोई नाराज़ ना हो पढ़ा लिखा जो एजुकेशन कम भी हो और उनका एक माहौल ऐसा मिला हुआ ना, टूथपिक करते। टूथपिक करने से दांत की जो हड्डी सपोर्ट कर रही है वो वहाँ से हड्डी डैमेज हो जाती है और स्पेसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली, वो जब हड्डी डैमेज होती है तो वो स्पेस भी बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब हमने एक टूथपिक डाली, अब उस जगह से थोड़ी सी चीज़ निकाली है मिलीमीटर में, अब वो जब दोबारा जमा होगी बड़ी होगी साइज में, अब वो स्पेस बनता क्रिएट होता चले जाएगा और बंदा परेशान रहेगा। तो इसलिए टूथपिक तो नहीं करना चाहिए। टूथपिक की जगह पे अगर कोई चीज़ फंस जाती है, डेंटल फ्लॉस है, डेंटल फ्लॉस आप करें, इंशाल्लाह आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप भी देखिए किसी भी मेडिकेटेड जो भी आप कहीं भी जाएंगे ना, तो या तो डेंटल फ्लॉस मिलेगा कंपनियों में, माउथ वॉश मिलेगा, टूथपेस्ट मिलेगा, टूथब्रश मिलेगा, टूथपिक का नामो निशान कहीं भी नहीं। एग्जैक्टली होना भी नहीं चाहिए, बट क्योंकि कॉमन प्रैक्टिसेस में आ जाता है तो नॉर्मलाइज और नॉर्म्स बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और जिनकी ज़्यादा प्रैक्टिस चल रही होती है, बच्चे भी इवन देखेंगे तो उनको भी ये आदत लगेगी, विच इज़ वेरी बैड। और क्योंकि उनकी भी जब प्रॉब्लम होती है, पेन होता है, यूजुअली बच्चे बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाते हैं या ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो ज़्यादा मीठी होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कॉज कर रही होती है डेंटल पेन में, कैविटी में। तो वो क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ उसके साथ फिर लगाना है और इस तरह से प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो डॉक्टर, आपने बैड ब्रेथ की बात की है, यानी स्मेल आने की बात की है, तो कुछ पेशेंट्स ऐसा भी कहते हैं कि प्रॉपर वो ब्रश करते हैं, 2 टाइम्स ब्रश करते हैं, बट स्मेल का जो मामला है वो सॉल्व नहीं होता, यानी वो हर तरह से कोशिश कर चुके हैं उनके मुताबिक, बट स्मेल फिर भी आती। तो ऐसे लोग फिर क्या करें? अच्छा, होता ये है
कि अगर मुंह में बैक्टीरियाज नहीं है और वो जो है ब्रश भी प्रॉपर कर रहे हैं, माउथ वॉश भी कर रहे हैं, तो अब ये GIT प्रॉब्लम है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब क्या है कि उन्हें फिर किसी भी जो है जनरल फिजिशियन को या गैस्ट्रो के किसी भी डॉक्टर को दिखाना ज़रूर चाहिए कि डॉक्टर साहब मैं प्रॉपर ब्रश कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी जो है मुझे ये स्मेल हो रही है, तो वो देखेंगे इंशाल्लाह उसका ट्रीटमेंट हो सकता है वो। ओके। और एक और बात जो कि काफ़ी यानी लोगों के साथ आती है, जो अर्ली साइंस ऑफ यानी गम डिजीज़ेज़ हैं या गम के जो मसले होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसको किस तरह से यानी समझा जाए कि ये अर्ली साइंस ऑफ गम डिजीज़ेज़ हैं और फिर उससे बचा किस तरह से जाए? अच्छा, होता ये कि गम्स डिजीज़ जो होती है ना, वो शुरू होती ही है जब बैक्टीरियाज मुंह में डेवलप कर जाएंगे। तो यानी हर मसले का जड़ जो है बैक्टीरियाज, तो हर मसले की जड़ यानी बैक्टीरियाज ही हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब वो स्टे कर जाते हैं वहाँ पे 5-6 घंटे, तो पॉकेट फॉर्मेशन होती है, मतलब हमारे गम्स और दांत के दरमियान में पॉकेट से हैं, थोड़ा सा महसूस होता है। ओके। तो उस जगह पे वो जाके स्टॉप कर जाते हैं। अब जब कर जाते हैं तो फिर वो जब वहाँ पे उनका जो है बैक्टीरियाज का डेवलपमेंट जब शुरू होती है, तो सबसे पहले वो गम्स को जो है ना, क्योंकि ऊपर की लेयर है, उसको डैमेज कर देते हैं। अब क्या होता है कि उसमें स्वेलिंग हो जाती है, पेन हो जाता है, फिर उसके बाद जो है आखिर में जो है वो शदीद तरीके की कंडीशन हो जाती है, फिर डेंटिस्ट के पास जाया जाता है। अच्छा, होता क्या है कि जब डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो मसला हल हो जाएगा, लेकिन अगर आप डेंटिस्ट के पास ना भी जाएं, गम्स प्रॉब्लम हो रहा है, आपने जनाब गर्म नमक के पानी की गुल्ली कर ली और दूसरे अपने टोटके जितने भी हैं, रेमेडी वगैरह जितनी घर की कर ली, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं तो वो भी गलत है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर ने जो कैलकुलस जो आपके या डिपॉजिट जो भी डिपॉजिशन प्रॉपरली चेकअप वही करेंगे, आपको तो नहीं दिख रहा, ठीक है, फिर वो उसको स्केलिंग करना होगी, जो भी है वो कर देंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। इतना अच्छा ये क्या होता है, गम्स प्रॉब्लम अगर किसी शुगर पेशेंट को है तो उसके बारे में तो एक ट्रीटमेंट ही अलग है, क्योंकि उसका शुगर लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेशली इसी हवाले से था कि जो हार्ट के पेशेंट्स हैं और जो शुगर के स्पेशली पेशेंट्स हैं, उनको किस तरह से अपनी डेंटल हाइजीन का ख्याल रखना है और उनको अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो क्या करें? बिल्कुल, शुगर पेशेंट को तो अपने दांतों का बहुत ख्याल रखना चाहिए और ब्रश सॉफ्ट लें, नरम लें, कोई मुंह में ज़ख़म ना हो उनके मसूड़ों पे, लेकिन माउथ वॉश का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। मतलब माउथ वॉश बहुत ज़्यादा से मुराद के रेगुलरली करें, माउथ वॉश करें और इंशाल्लाह उनके गम्स हेल्दी रहेंगे। और जब भी वो अगर माउथ वॉश या ब्रश प्रॉपर सफाई नहीं करेंगे उनको प्रॉब्लम रहेगा ये, क्योंकि उनका ऐसा होता है कि उनके साथ यही मसला, तो जब भी शुगर लेवल अप एंड डाउन होगी ना उनके साथ मसला होगा ये। अब अक्सर पेशेंटों को जो है वो जो मुँह में मसूड़ों में जो ज़ख़म इन्फेक्शन हो जाता है, शुगर पेशेंट के बनिस्बत अगर एक नॉर्मल होगा तो उसका तो बहुत जल्दी हम ठीक हो जाएगा, वो जल्दी रिकवर कर जाएगा, वो रिकवर जल्दी नहीं करता। अच्छा, दूसरी बात ये हार्ट पेशेंट के लिए, अच्छा हार्ट पेशेंट का जो है वो हम एक कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। ओके। हार्ट पेशेंट को जैसे रेगुलरली वो करें, उनको तो एक सिस्टम ये है कि अपने दांतों की ट्वाइस अ डे करें वो। उनका इस वक्त जो है ना हार्ट पेशेंट वाले का डेंटल से कोई इतना कोई रिलेशन नहीं है कि कोई इसमें प्रॉब्लम होगा। गॉट इट। शुगर पेशेंट का है उसमें। ओके, तो आपको क्या लगता है, आपको ऐसी मेडिसिन हैं, आपका तो माशाल्लाह काफ़ी सालों का तजुर्बा है और काफ़ी सालों से आप ये चीज़ें देख रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जो आपकी यानी इसमें आई हों, एक्सपीरियंस में आई हों कि जिनकी वजह से डेंटल इश्यूज़ होना शुरू हो गए? अच्छा, होता क्या है कि एसिड्स जो है ना, जो हम तेज़ाबियत वाली जो ड्रिंक्स वगैरह हैं, ये भी दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। बेसिकली दांतों की जो ऊपर की जो लेयर है, एनामल लेयर है, जी जी, वो जब भी डिस्टर्ब होगी ना, डिमिनरलाइजेशन जब भी टूटे फूटेगी वो, उसके बाद तो कैरीज लगेगी, क्योंकि अब उसकी प्रोटेक्शन लेयर गई, लेयर ही खत्म हो गई। अच्छा, वो लेयर जो जाती है ना, वो जब हम लोग दांतों की अगर 12 से 24 घंटे सफाई ना करें, एसिड एक पैदा होता है उसके ऊपर और वो डिमिनरलाइजेशन कर देती है, एनामल लेयर को तोड़ देती है। अच्छा, अब दूसरी साइड पे क्या है कि अगर हम लोग ये जो बहुत से अल्कोहल लोग लेते हैं या दूसरा ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं और लेने के बाद छोड़ी, वेप करते हैं, स्मोकिंग करते हैं,
इन लोगों के साथ भी इनके भी एनिमल लेयर के डिमिनरलाइजेशन होने के चांसेस होते हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूँ कि गम्स के हवाले से, कि गम्स डिजीज़ में क्या होता है कि समटाइम्स मसूड़े की जो अमराज होते हैं उनमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी, स्कर्वी जिसे कहते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी होगी तब भी गम्स स्वेल होंगे, प्रॉब्लम करेंगे। तो लेकिन अब क्या होता क्या है कि जब भी हमारे पास मसूड़े में सूजन होती है ना, तो हमारे पास उसके पास दो कॉज होते हैं हमारे। एक होता है या तो एक जो है लोकल कॉज हो गया, या एक सिस्टमिक कॉज हो गया। लोकल कॉज के अंदर आएगा टार्टर डिपोजिशन, कैलकुलस, और सिस्टमिक में आएगा विटामिन सी की डेफिशिएंसी। तो ये दोनों डॉक्टर देखेंगे। जब आप आएंगे डॉक्टर देख लेंगे। न्यूट्रिशंस भी अगर कहीं से इम्बैलेंस है तो उसकी वजह से भी गम्स में प्रॉब्लम होगा। जैसे बाकी बॉडी पार्ट्स में आ सकते हैं, उसी तरह से गम्स में बिल्कुल होंगे। सिम्टम आ जाएंगे फौरन के विटामिन सी की डेफिशिएंसी है इनको, वो पता पड़ जाएगा। अगर कोई लोकल प्रॉब्लम नहीं है, नज़र नहीं आ रहा है, तो फिर वो सिस्टमिक होगा वो। तो ये मैं गम्स के हवाले से कह रहा था। अच्छा, दूसरा ये ना, मैं जब भी कोई डेंटल प्रोग्राम होता है तो मैं उसमें यही एक बात इनसे सबसे कहना चाहता हूँ कि और करना चाहिए कि सफाई तो मुसलमान के लिए तो वैसे निस्फ ईमान है ये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है 5 से ज़्यादा दफ़ा मिसवाक करना। फिर ये मॉडिफिकेशन है मिसवाक, ब्रश जो है उसका, तो ब्रश जो है ना कम से कम 2 दफ़ा ज़रूर करें। एक रात को खाना खाने के बाद और एक सुबह नाश्ते के बाद। इंशाल्लाह आप लोगों को डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो और वरना अगर आप इस तरह सफाई नहीं करेंगे, एक दफ़ा सफाई करने में भी मसला हल नहीं होता है। ठीक है। हम लोग खुद भी जो है, हमारे घर में हम लोग भी जैसे हमसे रिलेटेड है जो लोग ट्वाइस अ डे करते हैं, तो हम लोग जो है परेशान नहीं हैं। तो यही सोचते हैं कि भाई सब लोग सेहतमंद हो जाएं। तो ट्वाइस अ डे इंशाल्लाह ब्रश करेंगे तो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि नॉर्मली जिस तरह से जो लोग अपनी यानी दांतों की सफाई का ख्याल रखते हैं, तो उनको अपनी दांतों की हेल्थ को और मज़ीद बेहतर रखने के लिए और लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए, ज़ाहिर हम दांतों की कदर करेंगे तो दांत सलामत रहेंगे। तो उस हवाले से अगर मैं पूछूं तो आप क्या कहेंगे कि एक इंडिविजुअल को कितने टाइम के अरसे के बाद अपने डेंटिस्ट को विज़िट करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मैं तो भूला हुआ था ये, मैंने जिक्र भी नहीं किया। देखें, होता यह है कि छोटे बच्चों को भी जब बच्चा 3 से 4 साल का हो जाता है ना, उसको भी डेंटिस्ट के पास ले जाना चाहिए। क्योंकि उसकी जो प्राइमरी डेंटिशन है, अब इसकी सेकेंडरी डेंटिशन जो है 6.5 साल से शुरू होगी। नीचे के 2 दांत आते हैं 6.5 से 7 साल तक। अब क्या होता है कि अगर उसके मिल्की टूथ जो है प्राइमरी डेंटिशन में कोई प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि ये जो प्राइमरी डेंटिशन होती है ना सेकेंडरी डेंटिशन की सक्सेसर होती है। ये बोलते हैं कि हम जब यहाँ से हटेंगे तो आप वहाँ से आइएगा। तो जब ये बीमार हो जाते हैं फॉर्म में और बेहतर फॉर्म में, अब जब ये हमारी प्राइमरी डेंटिशन अगर ख़राब हो जाएगी तो बिल्डिंग की बेस ही खराब हो गई, तो सेकेंडरी सही नहीं आएंगे, वो टेढ़े आएंगे। फिर जिस तरह आपने बताया था लाइनर वगैरह, उस तरफ जाना पड़ेगा उसको। अगर शुरू से माए 4 साल का बच्चा हो जाए और उसको 6 माह के लिए, 4 साल के बच्चों को वाले माए 6 माह के बाद जाएं दिखाएं। अच्छा, ये तो बच्चों का हो गया। अच्छा, बड़ों को जो है ना अपने डेंटिस्ट को कम से कम इनको भी 6 माह के बाद नहीं तो 1 साल के बाद ज़रूर दिखाना चाहिए। इसलिए कि बहुत से लोगों को अपने दांत नजर नहीं आते ब्रश करते वक्त, टाइम नहीं होता है, बस उनका काम ही होता है जल्दी करके प्रॉपर्ली मुंह के अंदर प्रॉपर्ली हर एंगल से तो देख नहीं सकते। डेंटिस्ट देखता है। अच्छा, उनको सिम्टम भी नहीं मिलते हैं कि भाई हमें कोई दर्द ही नहीं हुआ तो हम डेंटिस्ट के पास क्यों जाएं। तो लेकिन यहाँ पे ये बात है, कंसल्ट योर डेंटिस्ट बिफोर द पेन स्टार्ट, यानी कि आपको अगर कोई भी चीज़ नजर नहीं आ रही है, डेंटिस्ट के पास अगर आप 6 माह में नहीं, अगर 1 साल में भी चले जाएंगे ना, तो डेंटिस्ट आपको अच्छे से देख लेंगे, चेकअप कर लेंगे। और कोई अगर प्रॉब्लम इनिशियल स्टेज पर भी है तो उस वक्त भी वो उसके रेमेडी, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। उसका बिल्कुल ट्रीटमेंट इस तरह हो जाएगा कि उसके उनका ट्रीटमेंट, अगर दूसरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो 10,000 में जाएगा। अगर वो उसी वक्त ट्रीटमेंट ले लेंगे तो 1,000-1,500 में हो जाएगा उनका पैसे भी बच जाएंगे, उनका इलाज भी सही। अपने पैसे बचाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें, साथ साथ अपनी पॉकेट का भी ख्याल रखें। तो जिस तरह से एक बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने, वो ये कि अगर आप बच्चे को प्राइमरी डेंटेशन के टाइम ही अगर डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डायग्नोस हो जाती है अगर कोई प्रॉब्लम है, यानी कि फॉर्मेशन दांतों की अगर सही तरह से नहीं हो रही है
तो डॉक्टर्स जो होंगे, डेंटिस्ट होंगे, वो आपको एडवाइस कर देंगे कि क्या पॉसिबल वेज हैं और क्या बेहतर हो सकता है। तो फ्यूचर में जाके आपको अलाइनर्स की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अर्ली एज में ही बच जाएंगे इन चीज़ों से और खूबसूरत स्माइल आपकी बरकरार रह सकेगी। तो नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीनस एचडी के साथ। वेलकम बैक। यू आर वाचिंग हेल्थ की बात वीनस एचडी के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहित सिद्दीकी, जो कि बता रहे हैं कि अपने दांतों की हेल्थ को किस तरह से बेहतर रखना है और अपनी स्माइल को किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं। डॉक्टर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसे बहुत सारे अमराज होते हैं, दांतों के अमराज की तो हम बात कर ही रहे हैं, क्योंकि हमारे दांत भी कैल्शियम से बने हैं, हमारी हड्डियाँ भी कैल्शियम से बनी हैं। तो जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, बेसिकली बहुत से पेशेंट्स को ऑस्टियोपेनिया के मसले भी होते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस के भी मसले होते हैं। तो ये ज़्यादा एडवांस फॉर्म है कैल्शियम की डेफिशिएंसी की। तो आप ऐसे पेशेंट जो ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपेनिया का शिकार हो रहे हैं, यानी कैल्शियम की शदीद डेफिशिएंसी का शिकार हो रहे हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो अपने दांतों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि डैमेज इस तरह से होना शुरू हो जाते हैं, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि दांत टूट भी जाते हैं, टूटना बहुत ईजीली, यानी केसेस में ऐसा होता है कि दांत इजीली टूट भी जाते हैं, तो उनको वो किस तरह से इस चीज़ से बच सकते हैं, अपने दांतों को बचा कैसे सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, होता क्या था कि जब पहले तो पेशेंट आते थे ना, तो दांतों का भुरभुरापन हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस, ये तो नज़र आता था। लेकिन आजकल ये जो पान गुटखा मावा खाने लगे ना, तो वो चीज़ तो नज़र आती नहीं है। दांत तो पूरी दांत की लेयर ही कवर हो जाती है। अब हम लोग यही सोचते हैं कि ये इस तरह के केसेस कम आते हैं वैसे, कि ऑस्टियोपोरोसिस के कम आते हैं केसेस हमारे पास, लेकिन जब होते हैं तो हम उन्हें कैल्शियम वगैरह के जो है सप्लीमेंट में या जिस तरह से वो कर लेते हैं ट्रीटमेंट। लेकिन डेंटल में आप ये देखें, अल्लाह का बड़ा निज़ाम है कि पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है ना, वो एनिमल लेयर है, जो दांत के ऊपर होती है। ये पक्की बात है ये। ओके। तो कितनी सख्त लेयर ने दांत को प्रोटेक्ट किया हुआ है, लेकिन जब उसमें डेफिशिएंसी आ जाती है तो जाहिर सी बात है वो भी कहाँ तक बर्दाश्त करेगी। तो फिर उसके लिए उनके मेडिकेशन करते हैं तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आते हैं ना हमारे यहाँ, वो गम्स के होते हैं। ओके। गम्स के जो होते हैं, गम्स सॉफ्ट होता है, उसकी हम कदर नहीं करते हैं, वो चले जाते हैं सबसे पहले, डिस्ट्रॉय हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, दांतों का क्या होता है कि दांतों की अगर आप सफाई नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसको कैरीज होगा। दांत को अगर हम कैरीज से बचा लें सफाई के जरिए, और मुंह को सफाई ओरल हाइजीन मेंटेन करके मसूड़ों को बचा लें, तो दांतों को प्रॉब्लम नहीं होगा। सही। अच्छा, हमारे यहाँ जो ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह का होता है, ये आप देखिए पूरी जिस्म की पूरी बॉडी में ही है। ऑर्थोपेडिक जितने होते हैं, बट फिर भी बहुत से केसेस में देखें, इवन हड्डियों में भी ये होता है कि वो खुद को रीजनरेट दोबारा से कर सकती हैं। दांत ऐसी है, अगर कैविटीज हो जाएं तो शायद ये दोबारा रिकवर नहीं होता। कैविटी अगर हो जाती है तो हम उसे जो है फिलिंग के जरिए कर लेते हैं, लेकिन उसका भी ये है कि आप उसमें देर ना करें। अगर वो डेंजर पॉइंट होता है, पल्प जहाँ तक ढकी हुई है, जब डेंटिन आ गया तो जब नीचे पहुंच गई कैविटी बढ़कर, फिर वो दांत आपका जो है बहुत इतना ज़रा सेफ नहीं रहेगा। हम अगर अर्ली स्टेज पे हम डेंटिस्ट के पास चले आते हैं तो फिलिंग सही है, अच्छी है, और होता है ऐसा। और अगर दांतों में कोई भी प्रॉब्लम होता है, जैसे आपने ऑस्टियोपोरोसिस के बताया, भुरभुरापन होता है, तो वो भी ठीक हो जाता है। हम लोग उसे कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कंपोजिट फिलिंग होती है, उससे भी ठीक हो जाता है। मेडिकेशन भी कर लेते हैं, फिलिंग से भी सही कर लेते हैं, बिल्कुल जाता है, कवर कर देते हैं। आजकल तो जरकोनिया वगैरह हो रहा है, इससे कवर हो जाता है वो। तो सब ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अच्छा, तो जो आपने कहा कि डीप लेयर तक अगर चला जाए तो फिर फिलिंग नहीं हो सकती, तो फिर उस कंडीशन में क्या करते हैं? रूट कैनाल होगा। उसमें गेट रेडी। अगर इतना ज़्यादा आप इग्नोर करेंगे तो रूट कैनाल की तरफ जाना पड़ेगा। वो कॉस्टली भी बहुत है। ओके, तो आप क्या समझते हैं कि क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं इससे रिलेटेड? जैसे कि डेंटल प्रोसीजर्स, डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, फिलिंग्स हैं, और इसके अलावा रूट कैनाल का आपने बताया, और यानी अलाइनर्स लगवाना, इन सब चीज़ों के यानी रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? देखिए, इसमें जो है, और टीथ वाइटनिंग, अच्छा, इसके हवाले से मुझे जरूर बताइएगा। टीथ वाइटनिंग की अगर आपने बात की, थर्ड वाला मैं पहले ले लेता हूँ।
बेसिकली होता क्या है कि टीथ वाइटनिंग के लिए जो हमारा जो प्रोसीजर है, सबसे पहले हम एक प्रोटेक्शन लेयर होती है वो देते हैं गम्स पर। ओके, ठीक है, ये इसके बगैर होती ही नहीं है। गम्स को हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं हम, इसलिए कि उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हज़ार्ड, मतलब जो है मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, केमिकल्स होते हैं, डैमेज कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। तो हम जब दांत साफ कर रहे हैं केमिकली, तो मसूड़े तो सॉफ्ट हैं उधर, तो उनको प्रोटेक्शन करते हैं, तो ये उससे नुकसानात हैं। सही, वाइटनिंग से नुकसानात हैं और मुसलसल नहीं कराना चाहिए। ओके। अब दूसरा ये आ गया कि आरसीटी से व्हाट इज रूट कैनाल ट्रीटमेंट। ओके, जब कैरीज हो गया तो उससे कोई नुकसानात नहीं है। ओके। अब उसमें क्या होता है कि जब, जैसे मैंने बताया कि वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा, कैसे? क्या शुगर पेशेंट करवा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। ओके। इसमें कोई उसका नहीं है। उसमें तो पल्प जो है उसको पल्प को जो है वहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। अंदर जो दांत के अंदर हसासियत है उसको सेंसलेस कर दिया जाता है। वो सबको कर सकते हैं। अच्छा, शुगर पेशेंट का ये अगर दांत हिल रहा है तो फिर हम उसका रूट कैनाल करते नहीं है कि वैसे ही नहीं बचेगा, वो स्ट्रॉन्ग टूथ है तो उसमें करते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि रूट कैनाल में कोई नुकसान नहीं है। रूट कैनाल करने के बाद क्या होता है कि जब हम टूथ की डिस्कनेक्ट कर देते हैं पल्प को, अब ये कलर चेंज करता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल कलरलेस होगा। अब ये ब्लैक हो जाए, ब्राउन होगा शुरू में, 2-3 साल में ब्राउन हो जाएगा, फिर ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि ये जब टूथ को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी ब्रिटल हो जाता है। ठीक है, तो अब ये भुरभुरापन आ जाता है, ये टूट सकता है, तो फिर उस पर प्रोटेक्शन करवाना पड़ेगा। नहीं, रूट कैनाल दोबारा नहीं होती। ओके। रूट कैनाल करके हम उस पर कैप दे देते हैं। ओके, कैप देते हैं, पोर्सिन का कैप दे देते हैं, मेटल का कैप हो जाता है, या फिर जरकोनिया का दे देते हैं, फिर वो प्रोटेक्शन हो जाती है। इसके नुकसानात नहीं है। ये करवाने के बाद ऐसा कोई बॉडी में कोई केमिकल चेंजेस तो नहीं है? नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। हर टूथ का अलग अलग है। एक दांत निकाल भी देंगे तो बॉडी में कोई तब्दीली नहीं आएगी, और एक दांत की ट्रीटमेंट दे भी देंगे तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये सारे दांतों की ट्रीटमेंट दे दें, कोई तब्दीली नहीं आएगी। ओके। तो ये दांत नुकसान बहुत देते हैं, लेकिन दांत के इलाज से कोई नुकसान नहीं है। ओके। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो ये कि आजकल बहुत कॉमनली इंटरनेट पर अवेलेबल हैं टीथ वाइटनर्स, या फिर जिसे ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं। वो पूरी एक किट होती है और बहुत ज़्यादा वो किया जाता है कि यानी अप्रोच किया जाता है कि आप इसे बाय करें, घर मंगवाएं और ख़ुद अप्लाई करें। आपके दांत बिल्कुल साफ़ शफाफ हो जाएंगे, बिल्कुल यानी वाइट हो जाएंगे। तो इसके लिए भी ज़रूर बताएं कि इसके क्या प्रोज हो सकते हैं और क्या कॉन्स हो सकते हैं। बस ये लोग नाराज़ ना हो जाएं। नहीं, बिल्कुल सच बताएं, नाराज़ ना हो जाएं ये लोग। देखें, हेल्थ के हवाले से मजाक बंद होनी चाहिए। एग्जैक्टली। हेल्थ को सिर्फ या तो MBBS देखेगा या BDS देखेगा, या जो रिलेटेड जो भी हमारे हैं हेल्थ के हवाले से जो भी प्रोफेशन, जो प्रॉपर इसको स्टडी कर रहे हैं, वो है। एक्सपर्ट के अलावा कोई भी काम करवाना शदीद नुकसानदेह। ये तो ऐसे हो गया कि आपकी अपनी किडनी में कोई प्रॉब्लम हुआ, आप खुद जाके दवाएं ली और शुरू हो गए। उसका एक प्रॉपर तरीक़ेकार होता है। और इसी तरह दांतों का भी ऐसे है। दांतों के अंदर, मुंह के अंदर मसूड़े बहुत नाजुक होते हैं, और ये जो भी रेमेडी, जो भी चीज़ें ये इस्तेमाल करते हैं, वो इसमें केमिकल्स होते हैं। अब मुझे तो एक साहब, अगर वो जो सॉल्यूशन है जो कि अप्लाई करना होता है, ऑब्वियसली आप जो बता रहे हैं आपके प्रोसीजर में ये होगा कि गम्स को पहले प्रोटेक्ट करेंगे। इसमें गम्स को सही तरह से प्रोटेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, आपको नहीं पता। नहीं, आप कर ही नहीं सकते। कैसे करेंगे? आप नहीं कर सकते। देन फिर वो अगर सॉल्यूशन आपके अपने अगर इनहेल कर लिया, आपकी बॉडी में या आपके स्टमक में जाता है वो, तो उससे भी कितने ज़्यादा खतरनाक नतीजे निकल सकते हैं। बिल्कुल नुकसानात होते हैं। देखिए, अभी हमने अभी एक छोटी सी मिसाल है, फिर आपके इस बात पे आऊँगा मैं, कि बच्चों के लिए टूथपेस्ट अलग होता है, बड़ों के लिए अलग होता है। बच्चों के लिए देखें, जैसे नाम है मुख्तलिफ है, सेक्यूर जूनियर है, ABC प्रोटेक्ट है, कंपनी है कुछ। तो अब क्या है कि वो जो अब सेक्यूर जूनियर वाले जो बना रहे हैं, मैं तो 30-40 साल से देख रहा हूँ, प्लैटिनम फार्मास्यूटिकल वाले बना रहे हैं अगर, तो वो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि बच्चे अगर इनहेल करते हैं तो बच्चों का GIT डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे बड़ों का पेस्ट ले लेंगे, उसके इंग्रेडिएंट जो हैं ज़्यादा फास्ट होते हैं, तो वो बच्चों को नुकसान पहुंचा देंगे। तो यह है कि जो आजकल जो ये लोग कर रहे हैं, फिर इस पॉइंट पे आ रहे हैं कि ये जो जनाब होते हैं कि खुद ही जो है प्रोटेक्शन कर रहे हैं, खुद ही जो है वो वाइटनर लगा रहे हैं, ये गलत तरीका है और ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर दांत की सेंसिटिविटी बढ़ जाती होगी? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ती है।
और एनामल लेयर क्या इससे डिस्ट्रॉय होता है? नहीं, एनिमल लेयर देखें, एनिमल लेयर जब भी कोई केमिकली रिएक्शन होगा ना तो वो डिमिनरलाइजेशन होगी। मतलब डिमिनरलाइजेशन हम कहते हैं एनिमल लेयर को टूट फूट को होगी, ज़रूरी है। मुसलसल लोग जो है मुसलसल करते हैं, नहीं करना चाहिए। डेंटिस्ट से मशवरा करें, डेंटिस्ट को दिखाएं, डेंटिस्ट क्या बोलता है, फिर उसके बाद करेंगे। अच्छा, तो आप एक और सवाल का जवाब दे दें कि ये जो येलो दांत हो जाते हैं, यानी कुछ लोगों के, यानी वो डॉक्टर के डेंटिस्ट के विजिट्स कर रहे होते हैं, बट दे सेड के हमारे डेंटिस्ट ने कहा है कि आपके दांतों का टेक्सचर ही, यानी जो आपका नेचुरल कलर है वो ही येलो है, मींस के थोड़ा सा टिंट उसका येलो टोन पर है। तो क्या ऐसा होता है या इससे छुटकारा पाया जा सकता है? ये तो बेसिकली बहुत मुश्किल सवाल है। ओके। इसमें हमने जितने भी केसेस देखे, इसमें एक ब्लीच सिस्टम होता है, उसमें थोड़े से तो हल्के हो सकते हैं। ओके, ठीक है, क्योंकि दांतों में के ऊपर अगर हम कोई केमिकल करते हैं, उसमें पोरोसिटी होती है, वो अंदर जज्ब कर लेता है, उसके नुकसानात भी होते हैं। तो जिसके हड्डी का जो कलर है वो उसके बगैर, कलर के बगैर जो उसी पे कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। ओके। उससे ज़्यादा खिलवाड़ करते हैं ना, नुकसान ही होते हैं, उसको ऐसा करना नहीं चाहिए। और हैं ऐसे कुछ हम कर सकते हैं उसको साफ, ओके, ब्लीच करके, यानी कुछ परसेंटेज तक मिनिमाइज कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली उसको बिल्कुल चेंज करेंगे तो फिर उसके चांसेस ये हैं कि नुकसानात भी हो सकते हैं। नुकसानात हैं इसके। तो नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीनस एचडी के साथ। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग हेल्थ की बात वीनस एचडी के साथ, और आज बात हो रही है डेंटल इश्यूज़ पर। जी डॉक्टर, मैं अब जानना चाहूँगी, हमने बच्चों की भी बात की, बड़ों की भी बात की, बट हम जो हमारे उम्र रसीदा हमारी फैमिली में लोग मौजूद होते हैं, दादा दादी होते हैं या 50 अबव 50 जो लोग होते हैं, वो अपने दांतों को किस तरह से बचा सकते हैं और उनको किस तरह से यानी लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं? अच्छा, होता यह है कि जो 50 साल के बाद के लोग होते हैं जी, अमूमन उनके दांतों में या तो प्रॉब्लम होता है या नहीं होता। अच्छा, अगर उनको प्रॉब्लम होता है या नहीं होता, कुछ थोड़ा सा और क्लियर करें। हाँ, ये होता है कि अगर उन्होंने पान गुटखा नहीं खा रहे हैं तो उस शख्स के दांत तो अच्छे रहेंगे। ओके। और जो पान गुटखा खा रहे थे ना, तो उनके दांत बहुत ख़राब रहेंगे। ये होता मैं वो आ गया, ना होता मैं आ गया। अच्छा, होता क्या है कि अगर जो पान गुटखा खा रहे हैं, अब वो अपने दांतों की प्रॉपर जो है ना, खुद भी सफाई का ख्याल भी करें। गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, अपने डेंटिस्ट को दिखाते रहें, ताकि उनके दांत बहुत ज़्यादा मसूड़ों के में कितना अच्छा ही हो कि वो खाना ही छोड़ दें। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं खा रहे हैं तो डेंटिस्ट को दिखाते रहें, तो वो डेंटिस्ट को अगर कहीं कैलकुलस जमा हो गया होगा, वो निकाल देंगे वो, तो उनके दांत हेल्दी रहेंगे। वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं रहेंगे, क्योंकि वो अपने दांतों से जो है ना 1000% काम, मतलब कई गुना ज़्यादा काम ले रहे हैं, जबकि इतना काम नहीं है उनका। उनको 24 घंटे लगा के रखा है उन्होंने। चीज़ें इतनी ज़्यादा केमिकल्स भी हैं, प्लस इसमें इतना ज़्यादा कलर भी मौजूद है। जी हाँ, तो वो इसमें तो उनको चाहिए कि दांतों की सफाई प्रॉपर करें और डेंटिस्ट के पास रहें। अच्छा, जो लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो गुटखा भी नहीं खा रहे हैं, पान भी नहीं खा रहे हैं, फिर ये दांत कह रहे हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो ट्वाइस ए डे दांतों की सफाई नहीं करते। वो अपने अच्छे से दांतों की सफाई करें, और अगर उनके कोई दांत, एक आध दांत कोई निकल गया है, तो वो मसूनी दांत लगवा लें। ओके। क्योंकि अगर क्या मसूनी दांत मजीद दांतों को खराब होने से बचाते हैं? मतलब जी हाँ, ऐसा होता है कि अगर एक दांत बीच में से निकल गया है, तो वो दूसरे सब दांत उसकी जगह घेरेंगे, तो ये सारे अलाइनमेंट खराब हो जाएगी। यस, तो जैसे वो दांत निकला है, वो डेंटिस्ट को बोलें कि मेरा दांत बना दें। डेंटिस्ट उनको कहते भी हैं कि देखें, आप ये दांत आपका बहुत ख़राब हो गया था, हम ये निकाल रहे हैं, अब आप इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट ले लीजिएगा, आर्टिफिशियल ले लीजिएगा। वो इग्नोर करते हैं कि जनाब महंगा है, तो उसमें क्या होता है कि वो फिर वो दूसरे दांत भी ख़राब हो जाते हैं। तो अपने कोई दांत अगर मिस हो गया है तो उसे बनवा ले वो। अच्छा, तो इसके एस्टिमेटेड क्या चार्जेस हो सकते हैं? मिनिमम भी बता दें और मैक्सिमम भी बता दें कि अगर किसी पेशेंट के सिर्फ एक दांत में इशू आया है और वो दांत निकल गया है या कोई भी मसला है, उसको रिप्लेस करवाना है, तो फिर क्या चार्जेस आ सकते हैं? अच्छा, उसमें होता है, दांतों में जो है 2 किस्म के होते हैं। एक होता है रिमूवेबल, उतरने का, पहनने का। एक होता है फिक्स। फिक्स का तो प्रोसीजर बहुत बड़ा होता है। पहले जिन दांतों को फिक्स कर रहे हैं उसकी ट्रीटमेंट की जाए या आरसीटी कर दी जाए, फिर उसके बाद उस पर किया जाए। अच्छा, ये जो रिमूवेबल होते हैं, ये मैं समझता हूँ कि एक दांत कोई
1500 से 2000 में एक दांत लग सकता है आराम से, बहुत अच्छी क्वालिटी जिससे का। बाकी दांत जो हैं उनकी अलाइनमेंट बेहतर रह सकती है और उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। जी हाँ, तो ये करा लेना चाहिए उनको, तो इंशाल्लाह वो बेहतर हो जाएगा उनका मामला। ओके, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही यानी नॉलेज शेयर की दांतों के हवाले से। अब मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम का क्योंकि एंड हो चुका है, तो मैं चाहूँगी कि आप प्रोग्राम के एंड पे एक बहुत अच्छा सा मैसेज, ऐसा मैसेज दें जिससे लोगों, हो सकता है हम कहीं गलती कर रहे हो, हमें मालूम ना हो वो चीज़ हमारे दांतों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, तो उस चीज़ से बचने के लिए आप कोई ऐसा मैसेज दें जिससे उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अच्छा, सबसे अहम बात ये है कि देखें, हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, हम तो मुसलमान हैं, वैसे प्रोग्राम तो सभी देख रहे होंगे। देखिए, सफाई जो है बहुत ज़रूरी है, और दांतों की सफाई के लिए इनको हम सुबह से जब तक सोते नहीं है ना, दांतों को इस्तेमाल करते हैं, बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं। इनको सुबह नाश्ता करने के बाद और रात को खाना खाने के बाद, मतलब ट्वाइस ए डे इनको पेस्ट के साथ जो भी आपके पास हो ब्रश करें। इंशाल्लाह आपके दांत बेहतर रहेंगे, मजबूत रहेंगे, और आपको डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह करके देखें, जो एक दफ़ा करते हैं वो 2 दफ़ा कर लें, और जो दफ़ा ज़ीरो करते हैं तो वो एक दफ़ा तो कर ही लें, कम से कम कोशिश तो करें, स्टार्ट कर लें, तो इंशाल्लाह डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। ओके, तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने बात की ओरल हाइजीन की भी, डेंटल हेल्थ की भी, और जो पेन होता है उससे किस तरह से बचा जा सकता है, इन सब पर। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम अलाइनर्स पर भी बात करें, जिससे दांतों की जो अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है या बेसिकली उसकी जो लुक्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, और फिर वो एक बुरा सा इमेज भी दे रहा होता है, तो फिर उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। और हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर दानिश मोइज़। और जब तक रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।